एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी हो गया था। अच्छा इननेट इम्यूनिटी में कहाँ तक हुआ था? अच्छा एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा है ना। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको बताया गया था, इम्यूनिटी दैट वी गेन हम कहीं से ऑब्टेन करते हैं। दो तरीके का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम जनरेट कराते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। और पैसिव में क्या होता है, बनी बनाई एंटीबॉडी हम दे देते हैं। देन व्हाट इज एंटीबॉडी?
देखिए बार बार टर्म आ रहा है एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर द प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स, आर इम्यून सेल्स। अब ध्यान दीजिएगा, जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है ये प्रोटीन चेन से मिलकर के बना हुआ होता है, प्रोटीनेशियस चेन होती है, पेप्टाइड चेन होता है। इसमें दो पेप्टाइड चेन पाई जाती है, दो हैवी चेन होती है और दो लाइट चेन होती है। ये जो छोटा वाला दिख रहा है ये लाइट चेन है, और जो ये बड़ा वाला दिख रहा है आपको ये हैवी चेन। अब जो लाइट चेन और हैवी चेन में जो टर्मिनल एंड होता है, जो किनारे वाला रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। दोनों में क्या पाया जाता है? वेरिएबल रीजन। मतलब अलग अलग तरह की एंटीबॉडी में ये रीजन अलग अलग तरह का होता है, तो ये क्या होता है? वेरिएबल रीजन या बी रीजन। और इसके अंदर का इतना पोर्शन सभी एंटीबॉडीज का लगभग सिमिलर होता है, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन या सी रीजन। एंड both chain are interconnected with the disulfide bond with each other, and the same chain is also linked with the disulfide bond. देखिए ये चेन खुद में आपस में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें जगह जगह डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, इनके बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो ओवरऑल जगहों पर क्या पाया जाता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये लाइट चेन, इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग होता है 25,000 डाल्टन। ये है हैवी चेन, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 50,000 डाल्टन। तो दो लाइट है और दो हैवी है, मिला करके कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट? एक हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट इतना है ना, तो 1 लाख हो जाएगा, और ये 50,000 हो जाएगा, तो 1,50,000 लगभग 1,50,000 डाल्टन एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट। सबसे कम जो होता है 1,46,000 होता है IgG, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है ना, सबसे कम इसी का होता है। इसके बाद सबका इससे ज़्यादा ही होता है, 1,70,000, 1,80,000, 1,96,000 ऐसे सबके मॉलिक्यूलर वेट है। क्योंकि अब एनसीईआरटी में दिया नहीं, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस लगभग में आप जानते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडी। अब ये जो वेरिएबल रीजन है, इसी जगह से आकर के कोई भी एंटीजन का मॉलिक्यूल जुड़ता है, तो एक खास तरह का एंटीजन एक खास तरह के एंटीबॉडी से जुड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये एंटीबॉडी है, ठीक है, इसका एक एंटीजन ये है कैप, और दूसरा एक और कैप है, ये इसका एंटीजन, ठीक है। तो मैं अगर इससे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ इस एंटीजन को इस एंटीबॉडी से, तो ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। मतलब एक खास तरह का एंटीजन एक खास तरह के एंटीबॉडी के साथ जुड़ता है बाइंड, ठीक है। तो इसीलिए ये वेरिएबल रीजन होता है, और ये स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, मतलब एक खास पोजीशन है एक खास तरह के एंटीजन के लिए कि वही होता है। इतनी बात आगे इसमें, तो इतना पहले देख। अब देखिए, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखिएगा, जब वैक्सीनेशन होता है तो वैक्सीनेशन की वजह से हमारे बोन मैरो के अंदर एक सेल बनाया जाता है लिम्फोसाइट। पढ़ा था, ये जानते होंगे, नहीं पढ़ाया है तो पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी के टाइप में आप पढ़ते हैं, दो कैटेगरी होती है, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आप पढ़ते हैं लिम्फोसाइट, सॉरी ग्रेन्युलोसाइट में आप पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल। एग्रेन्युलो में आप पढ़ते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो यही वो लिम्फोसाइट है, ये बोन मैरो में लिम्फोसाइट पाया जाता है। तो इस लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। अब हो सकता है इसका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में हो। क्या हो? इसका मैच्योरेशन भी यही, और अगर इसका मैच्योरेशन यही यहाँ नहीं हुआ कुछ का, तो कुछ सेल्स जो है वो चली जाती हैं, ग्लैंड होता है थाइमस, यहाँ पे चली जाती है। जब ये लिम्फोसाइट यहाँ थाइमस में मैच्योर होकर के निकलती है, जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? और अगर ये बोन मैरो में ही मैच्योर हुआ तो ये कहलाएगा जरूरत पड़ने पर बी लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइड, और ये बनाता है
प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडी सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है? T8 या सप्रेसर टी सेल।
देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपको बताया गया एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव में जो वैक्सीनेशन किया जाता है तो क्या होता है, वैक्सीनेशन के द्वारा हमारे बॉडी में पहुंचाया जाता है एंटीजन। इसी एंटीजन को हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज करता है और उसके खिलाफ बनाता है क्या, एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी बनती कैसे हैं, इसी का मैकेनिज्म यहाँ पे है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बोन मैरो में लिम्फोसाइट पाया जाता है। लिम्फोसाइट अगर यही बोन मैरो में मैच्योर हो गया तो बी लिम्फोसाइट कहलाता है, बोन मैरो लिम्फोसाइट। और अगर ये थाइमस में मैच्योर हुआ तो टी लिम्फोसाइट नहीं है, थाइमस लिम्फोसाइट कहलाता है। बी लिम्फोसाइट फर्दर डिफरेंशिएट होती है और ये डिवाइड करके दो तरह की सेल बनाती हैं, प्लाज्मा और मेमोरी सेल। प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल। अब प्लाज्मा सेल्स फर्दर ढेर सारा एंटीबॉडी सीक्रेट करता है। देयर आर 5 काइंड ऑफ antibodies that are secreted by the plasma, that is the IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम IG लिखते हैं। अब दूसरा है मेमोरी सेल्स। जब जरूरत पड़ती है तो मेमोरी सेल फिर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा सेल्स में इंटर कन्वर्ट। ये थाइमस के पास थाइमस से जो मैच्योर होती है लिम्फोसाइट वो कहलाती है टी लिम्फोसाइट। ये फर्दर डिवाइड करती हैं और डिफरेंट काइंड की सेल बनाती हैं, 4 तरह की सेल बनाती हैं। इनको बोलते हैं T4 लिम्फोसाइट, या इसी का नाम होता है हेल्पर टी सेल्स, या इसी को क्लस्टर डेंसिटी 4 बोलते हैं, क्लस्टर डेंसिटी 4 सेल्स, CD4 सेल, ठीक है। दूसरा है बनाता है T8 लिम्फोसाइट, या इसी को सप्रेसर टी सेल बोलते हैं, या इसी को क्लस्टर डेंसिटी 8 सेल बोलते हैं। अगला है NK सेल्स, इसको नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं। और एक बनता है मेमोरी सेल, जो जरूरत पड़ने पर ये किसी भी तरह के सेल में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब मेमोरी सेल्स इज द मेमोरी सेल फॉर्मेशन इज द बेसिस ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो मेन बेसिस है वो क्या है, मेमोरी सेल्स। जब तक आपके बॉडी में मेमोरी सेल्स हैं तब तक आप उस पैथोजन से बचे हुए हैं। तो हुआ क्या, जब हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन एंटीजन डाला गया, ठीक है, तो फॉरेन एंटीजन डालते ही हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट हो जाता है, बी और टी लिम्फोसाइट बना लेता है। बी लिम्फोसाइट फर्दर डिफरेंशिएट होता है, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बना लेता है। अब ये मेमोरी सेल इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, और ये प्लाज्मा सेल्स इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। अब वो एंटीबॉडी उस समय के लिए उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन फिर प्लाज्मा सेल जो मेमोरी सेल्स है वो हमारे बॉडी में पड़ा रहता है कि जब सेकेंड टाइम सेम एंटीजन दोबारा इंटर करेगा तो यही मेमोरी सेल तुरंत प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है और प्लाज्मा सेल तुरंत ढेर सारी एंटीबॉडी बना देती है। या टी लिम्फोसाइट उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो फॉर्म ऑफ मेमोरी सेल्स, और जरूरत पड़ने पर ये तुरंत उसको डिवाइड कर जाता है किसमें, नेचुरल किलर सेल्स। फॉर एग्जांपल देखिए मेमोरी का बेसिस क्या है। जैसे हमारे वैक्सीनेशन का बेसिस ये है कि हम अपने सराउंडिंग में पाए जाने वाले सभी तरह के पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लें। तो हम बना कब पाएंगे, जब हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, उसके जेनेटिक मटेरियल एंटीजन से मिलेगी। तो वो एंटीजन हमको अपने बॉडी में डालना है, या फिर इन्फेक्शन करा लीजिए, या फिर हम वैक्सीनेशन के थ्रू क्या करते हैं, उस जर्म को ऐसी सिचुएशन में अपने बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं कि वो ग्रो ना कर पाए, हमको डिजीज कॉज ना कर पाए, लेकिन उसका एंटीजन हमारे बॉडी में पहुंच जाए, जिससे हमारा बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी बना। अगर एंटीबॉडी नहीं बनाया होगा तो अगर पैथोजन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो सीवियरिटी कॉज कर सकता है डिजीज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके घर का डोरबेल बजा, डोरबेल की आवाज़ सुनते ही आप चले जाते हैं दरवाजा खोलने, तो आपने दरवाजा खोला और सामने वाले ने एक डंडा लेकर के आया था, आपको बहुत बढ़िया से पीटा और चला गया। अब हुआ ये कि बहुत तकलीफ हो गई, बहुत पिटा गए, मार खा गए, दरवाजा बंद किए, घर में पड़े रहे। फिर अगले दिन डोरबेल बजी, अब सोचे कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से वही वाला हाथ हो जाए। तो याद है तो एक डंडा हाथ में ले लेते हैं और की होल से झांक के देखते हैं कि वही तो नहीं है जो कल मार के गया था, डंडा लिए रहते हैं।
देख लेते हैं, अच्छा वो नहीं है, फिर दरवाज़ा खोलते हैं तब अंदर आने दें। और अगर पहचान गए कि वही है तो दरवाज़ा खोलते ही पहले मारना शुरू कर देंगे, बाद में पूछेंगे भैया कहाँ आए थे, आप बताओ क्या काम। और वो तो छोड़ो, कल मारे कहे थे पहले ये बता दो। तो हुआ क्या, मेमोराइज था कि कल मार खाए थे। अब कुछ दिन बीत गया, महीना 2 महीना बीत गया, पड़े हुए फिर डोरबेल बजी, फिर चले गए, खोला है दरवाजा, फिर पीट दिया। तो जब तक आपके बॉडी में मेमोरी सेल है तब तक आप बचे रहेंगे, याद रहेगा ना, एक बार एनकाउंटर हुआ था तो दोबारा याद रहेगा, तो अलर्ट रहेंगे। नहीं याद रहेगा तो फिर आप हो जाएगा। दूसरी बात ये कि पता चला कि जो है कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो लड़ाई झगड़ा का नाम सुनते ही पहुंच जाते हैं वहाँ पे, कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ, या कोई कहे वहाँ मार हो गया है तो पहुंच जाते हैं। तो भैया पहले ये भी इंफॉर्मेशन ले लो कि लड़ाई कैसे हो रही है। आप खाली हाथ पहुंच गए, उधर से ईंट पत्थर चल रहा है, सर फड़वा के वापस आ गए, या बोल दिया कि लड़ाई हो रही है तो खाली हाथ पहुंच गए, तो पता चला वहाँ लाठी डंडा चल रहा था, मार खाए चले। फिर अलर्ट हुए तो फिर पता चला कि वहाँ लड़ाई हो रही है, तो कहें पिछली बार लड़ाई हुआ था तो अब की बार लाठी निकालो घर से लेकर, पता चला वहाँ गोली चले। बंदूक लेके गए लड़ाई करने, पता चला बम फेंक रहे थे। तो सबसे बचने का तरीका ये है कि पहले से पता हो कि आपके दुश्मन के पास हथियार कौन सा है, तभी तो आप उससे फाइट कर सकते हो। तो हमको ये पता है कि हमारे आसपास सराउंडिंग में कौन से बैक्टीरिया या पैथोजन बीमारी लॉन्च करते हैं, तो हमने क्या किया, सारे पैथोजन का वैक्सीन तैयार किया और उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया कि इन जनरली यही इतने दुश्मन हैं जो आसपास पाए जाते हैं और इनके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बना हुआ है, तो हम प्रोटेक्टेड हैं, बचे हुए हैं, तो वो बीमारी हमको नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रांग होता है। मैंने बोला ना, दरवाजा खोलते ही अगर देख गए कि वही है तो बिना कुछ पूछे पहले मारना शुरू। कल तो मार के गए थे, आप तो बदला मारेंगे, बाद में पूछेंगे कि क्यों आए थे, क्यों मारे थे। तो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स आपका बहुत स्ट्रांग। अब फर्स्ट वाले में आपकी तैयारी ही नहीं थी ना, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि कोई अटैक कर देगा आपके ऊपर, आप दरवाजा खोल ही रहे हैं कि कोई अटैक कर देगा आपके ऊपर, आप तो इनएक्टिव पहुंच गए ऐसे। वो तो पूरी तैयारी के साथ आया था, तो पैथोजन हमेशा पूरी तैयारी के साथ आए। आप कितने अलर्ट हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर वैक्सीनेशन, कि आपको किस बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीनेट किया गया है। फिर भी घूमते घुमाते कोई ना कोई ऐसे ही आ जाता है, कोरोना जैसे आया, कोई लोग को ले गया, कोई वैक्सीन नहीं, कोई एंटीबॉडीज नहीं जनरेट हुई, तो डिजीज कॉज किया, मरे। अगर ऐसा कुछ पता होता और वैक्सीनेटेड रहते लोग ऑलरेडी, तो इतनी ज़्यादा जाने जाती नहीं जाती। तो उसके पीछे रीजन क्या था कि एंटीबॉडीज डेवलप, ठीक। जैसे कई सारे लोग को स्मॉल पॉक्स हो जाता है, चेचक, तो कहते हैं एक बार हो गया नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी? वही तो कहा ना, इस बात की क्या गारंटी? मेमोरी सेल जब तक आपके बॉडी में है तब तक आपको नहीं होगा, और मेमोरी सेल ही डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर हो जाएगा, फिर एंटीबॉडी बनाना, फिर मेमोरी सेल बनाना, प्रोसेस चलता है। तो ये डिफरेंट काइंड के एंटीबॉडीज हैं जो डिफरेंट अलग अलग तरह के एंटीजन के खिलाफ काम करते हैं। ये है, तो ये एंटीबॉडी जो होती हैं वो हमारे फ्लूइड में पाई जाती है। तो ये एंटीबॉडी जो होती हैं ये हमको ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती हैं? या इसी को बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी को ही हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एएमआई बुक में लिखा हुआ है, एएमआई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब एंटीबॉडी से जो हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये सारी की सारी सेल्स हैं और ये सेलुलर लेवल पर डिफाइन प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये हमको प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसको हम सीएमआई बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखिए ये काम कैसे करता है।
मान लीजिए कि कोई पैथोजन आ गया आपके बॉडी में, ठीक है, तो पैथोजन को इसने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया, टाइप ऑफ WBC है ना, तो इसने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इनको रिकॉग्नाइज करते ही किसने रिकॉग्नाइज किया सबसे पहले, मेमोरी सेल। अगर पहले कभी इसने अटैक किया है तो, और नहीं किया है तो इसके खिलाफ मेमोरी सेल बन जाएंगे तुरंत। अब इनके पास पहुंचेगा नेचुरल किलर सेल। इसकी आदत है फैगोसाइटोसिस करने कि ये फॉरेन एंटीजन या सेल देखते ही खा जाता है, तो ये पहुंच गया उनको खाने। तो पता चला कि पैथोजन जो है ढेर सारे आए थे, तो इसने खाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए इसका नाम है नेचुरल किलर सेल। ये किल कर देगा, किलर सुपारी दिया जाता है। ये हेल्पर टी सेल्स हैं। T for लिम्फोसाइट को हम क्या बोलते हैं, हेल्पर टी सेल्स। जैसे आप कोई काम करिए, जैसे दो लोगों में कभी झगड़ा हो जाता है, तो कुछ लोग होते हैं ना पीछे से, बहुत बढ़िया मारो 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 करते हैं ना, तो ये हेल्पर टी सेल्स कहता है बहुत बढ़िया था, मारो, तो ये हेल्प कर रहा है। तो ये इसमें हेल्प कर रहा है फैगोसाइटोसिस। ये उसको फैगोसाइटाइज करके जब खा गया तो खाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो अपनी बॉडी की सेल खाने लगी, फैगोसाइटोसिस कर ही रहे हैं, अंधाधुंध खाने लगे। तो ये आएगा सप्रेसर टी सेल। आप ये बस करो, हो गया, अब रहने दो, ठीक है, रुको, बहुत हो गया, छोड़ दिए। तो जब तक सप्रेसर टी सेल है तब तक इसको क्या करेगा, इसको रोक देगा नेचुरल। लेकिन जिस दिन ये खत्म हो जाएगा ना, तो आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। ये आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगेगा, और इसका कोई क्योर नहीं होता है, क्योंकि इसको रोकने वाला ही नहीं है कोई सप्रेसर टी सेल नहीं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के केस में सप्रेसर टी सेल या T8 की संख्या क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो ये इतने ज़्यादा उत्साही हो जाते हैं कि अपना ही नुकसान कर देते हैं, और ये पीछे से बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन इसीलिए किया जाता है कि मेमोरी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर ले, और दोबारा जैसे ही वो आता है तो मेमोरी सेल डिफरेंशिएट हो जाती है और दोनों को एक्टिवेट कर देते हैं, बी लिम्फोसाइट को भी, टी लिम्फोसाइट को भी, कि भैया तुम सेल डिवीजन करो, तुम एंटीबॉडी बनाओ। ये सेल डिवीजन करके ढेर सारे सेल बनाएंगे, तो ये सेलुलर लेवल पर डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, ये एंटीबॉडी बनाएंगे, एंटीबॉडी लेवल पर डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। अब होता क्या है, जब एंटीबॉडी होता है, जिससे ये जाकर के एंटीजन से चिपक जाता है, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और एंटीबॉडी का खुद का मॉलिक्यूलर वेट इतना ज़्यादा है, एंटीजन से जुड़ने के बाद और ज़्यादा है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मॉलिक्यूलर वेट इतना ज़्यादा हो गया कि वहीं पे बैठ गए, अब नहीं घुस सकते, कहीं जाएंगे हिल ही नहीं सकते हैं। अब ये सारा का सारा एंटीजन है, ये टाइप ऑफ WBC है, ये अपने चारों तरफ इंटरल्यूकिन सिक्रीट करेगा और बाकी सबको बुलाएगा कि भैया आप यहाँ दावत, तो सबके सब पहुँच जाते हैं उसी केमिकल की वजह से। और इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिक। केमिकल रिस्पॉन्स की वजह से वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो इंगल्फ कर जाते हैं। तो ये समझ जाइए कि जो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या WBC हैं, ये पुलिस वाले हैं। जैसे शहर में घूम रहे होते हैं ना चीता वाले बाइक लेकर के, तो वो शहर में घूमते रहते हैं, तो उनका काम है रोड घूमते हैं, लेकिन कहीं रोड के साइड में कहीं कुछ लोग जो है आपत्तिजनक स्थिति में मिल जाते हैं, या कुछ लगता है कि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पहुँच जाते हैं, तो पूछो भैया क्या काम है, ठीक है। तो पता चला कि ये जो है अकेले गए थे, और जो है तो पुलिस वाले पहुँचे, और वहाँ संख्या ज़्यादा थी, 10-12 की, तो पुलिस वालों को ही मार दिया। पैथोजन है, अटैक कर दिया WBC को उल्टा। तुरंत ही वायरस क्या कहे, कोतवाली में कहे फोर्स भिजवाइए, आए जीप भर करके बढ़िया से टूटे और ले गए। तो ये सब आ गए, केमिकल सिक्रेट कर देते हैं ना चारों तरफ कि यहाँ खतरा है, अलर्ट, तो सारी WBC एक साथ आ जाती हैं और सारे तरफ से उसको फैगोसाइटाइज करके खत्म। हाँ, अगर पैथोजन की संख्या इतनी ज़्यादा है कि नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तब जाकर के हमको डिजीज होगा। इतना ज़्यादा डिफेंस के बाद बात समझ में आए। आगे देखते हैं एक पार्ट, सारा कुछ समझाने में चला गया, इतना समझ नहीं है तो बाकी कोई बचा। Acquired immunity, on the other hand, is the pathogen specific and it is characterized by the memory. इसकी वजह से पहचान होती है, इसकी मेमोरी की वजह से। And this immune
encounters a pathogen for the first time, it produces a response called the primary immune response. तो जब पहली बार अटैक हुआ था तो वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स था। भाई ऐसा तो है नहीं कि खड़े होकर आप भी मार खाएंगे, आप भी 2-4 हाथ चलाएंगे, लेकिन डंडा लाया था तो मार के ज़्यादा चला गया, तो उसका अटैक भारी था। तो इसीलिए हम वैक्सीन लगा देते हैं। जैसे आपको कोई बता दे कि ये मारने आ रहे हैं तो पहले से अलर्ट हो जाओगे ना, पता चले वो डंडा लेके आ रहा है तो हम भी डंडा ले लेंगे, बंदूक को बंदूक निकालेंगे, उनसे हाई ज़्यादा एडवांस हथियार निकालेंगे लड़ाई के लिए। तो कह रहे हैं कि इसीलिए जो है हमको वैक्सीनेशन कर दिया कि पहले से पता रहे कि कौन सा हथियार लेकर, तो उसके अगेंस्ट बना के पहले से तैयार रखें। विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी एंड सबसिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलिसिट अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनाफिलेक्टिक रिस्पॉन्स। तो कह रहे हैं जब दोबारा वही पैथोजन फिर से आ जाए तो हमारा रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रांग होता है। एंड दिस इज एस्क्राइब्ड टू फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव द मेमोरी द फर्स्ट एनकाउंटर। तो ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी पहले ही एनकाउंटर में पहचान करके मेमोरी सेल बना लिया, और मेमोरी सेल जो है वो तुरंत प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गया और बता दिया कि भैया ये वही वाले हैं जो पहले आए। तो जब पहले आए थे तो पहचान लिए गए हैं। Primary and secondary immune responses are carried out with the help of the two specific type of the lymphocytes present in our blood, that is B lymphocyte and T lymphocyte. तो कह रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो 2 तरीके के, B lymphocyte और T lymphocyte के द्वारा। आगे the B lymphocyte produces an army of protein, अंडरलाइन करिएगा प्रोटीन, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन but antigens are maybe protein, fat, nucleic acid, anything, carbohydrate. In protein in response to the pathogen into our blood to fight with them. तो ये एंटीबॉडीज कहाँ पे पाई जाएंगी? ब्लड में, और ब्लड को ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमर। तो इसीलिए ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोडक्ट है। तो चूंकि एंटीबॉडीज है तो एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ये सारी की सारी सेल्स हैं तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। द टी सेल्स, अच्छा सॉरी, एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड द एंटीबॉडीज। द टी सेल्स themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them. जैसे हेल्पर सेल्स है ना, तो ये B सेल्स को स्टिमुलेट भी कर देता है कि भैया तुम एंटीबॉडी को, हेल्पर का काम है ना कि पहुंचा देना खबर को, और ये इनको भी कहते हैं भैया जो है सब इनके संदेश अपना जरूरत है। एंड ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 स्मॉल called the light chain and 2 longer called the heavy chain. Hence the antibody is represented as H2L2। heavy chain 2 है, light chain 2 है, H2L2 heavy light। different type of the antibodies are produced in our body, that is IgA, IgM, IgE, IgG, और IgD छूट गया, ठीक है, एक बढ़ा लीजिए आगे। कह रहे हैं a cartoon of an antibody is given in the figure 8.4। कह रहे हैं कार्टून बनाया है, कार्टून हमें बनाया। Because of these antibodies are found in the blood, the response is also called the humoral immune response, and this is one of the 2 type of the our acquired immune response। तो कह रहे हैं हमारे acquired immune response में 2 तरीके, एक ह्यूमरल और एक सेल मीडिएटेड। हाँ, ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट करेगा, लेकिन ये सब्सटेंसेस हैं और ये सेल है। Here is the difference। ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो फ्लो ही कर रहा है, उसमें आरबीसी भी, प्लेटलेट्स भी, लेकिन ये सेलुलर लेवल पर जाके काम कर रहे हैं ना खुद। और ये क्या है?
ये सब्सटेंस सिक्रीट कर दिए है और इनका सब्सटेंस जाके काम कर रहा है। बात समझ लो। एंड दिस इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ द acquired immune response, एंटीबॉडी इम्यूनिटी। तो इसी को एंटीबॉडी इम्यूनिटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। एंड द सेकंड टाइप इज कॉल्ड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। द T lymphocyte mediate CMI। देखिए, T lymphocyte is responsible for the cell mediated immunity, but B lymphocyte is responsible for the humoral or antibody mediated immunity. Very often when some human organ like the heart, eye, liver, kidney fails to function satisfactorily, transplantation is one of the remedy to enable the patient to live in the normal life। तो कह रहे हैं जब कई सारे पेशेंट की आँख, लीवर, हार्ट, किडनी खराब हो जाती है, तो इनके पास चांस क्या होता है कि ये ट्रांसप्लांट करा ले, ऐसे ऑर्गन को किसी डोनर से लेकर के एक्सचेंज कर। देन अ सर्च बिगिन, तब शुरुआत हो जाती है खोजने की किसका लीवर, किसका किडनी मिल जाए, टू फाइंड अ सुटेबल डोनर। एंड व्हाई इट इज दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी। कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है किसी से ऑर्गन नहीं लिया जा सकता। तो ऑर्गन लेने के लिए क्या होना चाहिए, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, हिस्टो कम होता है, टिश्यू कंपैटिबल कम होता है, मैचिंग। पहली बात तो जिससे आप ऑर्गन ले रहे हैं आपका टिश्यू उसका टिश्यू लेकर के मैच कराएगा। टिश्यू मैचिंग को हम बोलते हैं टिश्यू टाइपिंग। क्या बोलते हैं, टिश्यू टाइपिंग बोला जाता है टिश्यू मैचिंग को वैल्यू करने। तो ये कराया जाता है, डोनर और रिसेप्टर का एंटीजन एंटीबॉडी मैच कराया जाता है कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है और जिसे हम ले रहे हैं उसमें एंटीजन कौन सा है, हमारा एंटीबॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर थोड़ा बहुत नहीं भी एक्सेप्ट करता है तो हम एक दवा दे देते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए। एक फंगस होता है मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस दे दिया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए अपने होता है, ये दे दिया जाता है। ये इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, ये इम्यून सिस्टम को सुला देता है, सप्रेस कर देता है। फिर दूसरे का ऑर्गन ला के ट्रांसप्लांट कर दिया और लंबे समय तक ये दवा चलती रहती है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चल पाता है कि दूसरे की बॉडी का ऑर्गन लग गया है हमारे बॉडी। जैसे आप कोचिंग पढ़ने आ गए, मान लीजिए आपके यहाँ से कोई कजिन ब्रदर और सिस्टर, मतलब बुआ, मौसी, चाचा चाची के लड़के आ गए और घर वाले ने कहा कि जाओ ये उसी का कमरा है तो इसी में रहो। तो आप तो यहाँ में थे, आपको पता नहीं है। पहुँचे घर पे तो कहे कि बेटा तुम्हारे ही रूम में रखवा नहीं। कहे अगर तुरंत के तुरंत नहीं निकला तो हम घर छोड़ के चले गए, हम अपने रूम में किसी को नहीं रखेंगे। इम्यून रिजेक्शन तुरंत शुरू हो जाता है। क्यों, दूसरे के घर का है ना, हमारे घर का होता तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर वाले हमारे घर में तो नहीं रहे, उनसे कोई आपत्ति नहीं। जब कोई बाहर का आता है तो उसी से आपत्ति हो जाती है, और वो भी तब जब हमारी ट्यूनिंग उससे मैच ना करती है तो तुरंत निकालने का प्लानिंग शुरू हो जाता है। तो घर वाले सब कैसे होते हैं, कहते हैं अच्छा कुछ ले दे करके मान जाओ, अच्छा थोड़ी देर के लिए रख लो, अभी फिर देखिए, ठीक है। तो आपको चुप करा दिया जाता है। फिर धीरे धीरे या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो पड़ा रहेगा, और नहीं तो मांडवली कर लेते हैं कि हर एक दिन का 100 रुपये लेके रूम में रखें। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेते रहते हैं तो तक चुप पड़े रहते हैं क्योंकि पता नहीं रहता है, ठीक है। ज़्यादा अब जिसकी किडनी लीवर खराब हो गया वो काम ही क्या करेगा, तो चुपचाप पड़े रहे, अपनी ज़िंदगी बिताए, जिंदा रहे तो नहीं बोलते। तो बहुत ज़्यादा निकलना नहीं होता है बाहर, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं होता है, तो बीमारी होने के चांस थोड़ा घट जाते हैं। और डॉक्टर बस रिकमेंड भी कर देता है कि आप जो है थोड़ा बच के रहिए, अलर्ट। द T lymphocyte mediate CMI एंड वेरी ऑफन, अच्छा हो गया है इतना नॉर्मल पेशेंट। तो व्हाट इज दैट द डॉक्टर चेक करें, डॉक्टर क्या चेक करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी या टिश्यू। अब टिश्यू का जो एंटीजन होता है ना उसको हिस्टो एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टो एंटीजन। तो उसका एंटीजन हमारे एंटीबॉडी से मैच कर जाएगा, तो उसी मैचिंग को हम हिस्टो कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। द
ग्राफ्ट मतलब एक ऑर्गन दूसरे को देना फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स एन एनिमल अदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस दैट ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। तो करें किसी से भी ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती, चाहे किसी ह्यूमन से या किसी प्राइमेट से, मतलब एप से, मंकी से, या फिर किसी अदर प्राइमेट से मतलब सुअर से या किसी और जानवर से ऑर्गन आप नहीं ले सकते ऐसे। सुअर इसलिए बोलिए कि भाई करीबी रिश्तेदार है, मतलब अगर प्राइमेटा को छोड़ दिया जाए, मैन एप और मंकी को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जो करीबी रिश्तेदारों की लिस्ट होती है वो सुअर सबसे करीबी रिश्तेदारों में से आता है, जिससे ऑर्गन ले सकते हैं मिनिमम रिजेक्शन के साथ। तो कभी कभी लोग कंपेरिजन भी कर देते हैं, जोड़ भी देते हैं कि हमारा हमसे रिलेशन है। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांटेशन। तो कह रहे कोई भी ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले टिश्यू की मैचिंग कराई जाती है, ब्लड की मैचिंग कराई जाती है, तभी ट्रांसप्लांट किया जाता है। Undertaking graft or transplant and even after this the patient has to take an immunosuppressant all his or her life, पूरी जिंदगी भर ये दवा खानी पड़ती है। The body is able to differentiate self and non-self and self-mediated immunity response is responsible for the graft reaction. Underline that. ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए एंटीबॉडी नहीं, सेल्फ मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी जगेगा डॉक्टर साहब कहेंगे कि कुछ साल तक दवा खानी पड़ेगी, कहें डॉक्टर साहब खा लेंगे, जिंदा तो रहेंगे ना, क्या ठीक है। जब 4-6 साल खा लिए तो लगा कि अब दवा छोड़ भी देंगे तो जिंदा रहेंगे, इम्यून सिस्टम जगना शुरू हो जाएगा। 4-6 साल उठेगा, पूछेगा तुम कहाँ भैया, कहाँ से आए हो, कैसे निकलो यहाँ से, तुरंत रिजेक्शन शुरू करेगा और बॉडी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, खराब हो जाएगा, निपट जाएंगे। तो कहेंगे अरे डॉक्टर साहब जो है किडनी ट्रांसप्लांट किए थे, कहे थे कि बचा के रखिएगा, 4-6 साल जिंदा रहे, उसके बाद चले गए।